हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हम लोग देख रहे हैं और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। और आपके सामने नया चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। चैप्टर हमारे सामने है प्राकृतिक संकट और आपदाएं। जो हमें नेचुरल बेस पर कुछ आपके संकट दिखाई देते हैं, कुछ आपदाएं आती हैं। अच्छा, आपदा कैसे हो सकती है? उनके कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं, उन्हीं प्रकार से आती होंगी। तो वही प्रकार की जो आपदाएं हैं, उन्हीं प्रकार की आपदाओं को हमको समझना है कि आखिर में ये आपदाएं आती कैसे हैं। क्लियर है? अच्छा, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, आपदा है, आपदा किस रूप से है? कोई बाढ़ भी आ सकती है, भूकंप आ सकता है, ज्वार भाटा आ सकती है, सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है, बादल फट सकता है। बहुत सारी उन सारे पैटर्न्स पर बात करें। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, उसका प्रकोप और तस्वीरें टेलीविजन में देखी होंगी। आप कश्मीर को नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से अपने भूकंप और की जानकारी होगी। इसमें आपदा में होने वाले जान माल के नुकसान को हिलाकर रख दिया है। परिघटना के रूप में कैसे घटती है, में आप में कैसे बचा सकते हैं, कुछ सवाल हैं हमारे दिमाग में आते हैं। इन सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश की। क्या करना है? इनका विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए और देखिए किस आधार पर ये है। तो आप मुझे बताइए कि आखिर में किस रूप में ये आपका देखने के लिए। प्राकृतिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कह रहे जो चेंज है वो क्या है? प्रकृति का नियम है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो तत्वों में चाहे बड़ा हो या छोटा पदार्थ अनावर चलती हो, हमारे प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह पर्याप्त है। इसके परिमाण, सघनता, पैमाने में अंतर होता है। बदलाव धीमी गति से आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियां, जीव। ये बदलाव तेजी से आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप, तूफान इत्यादि। इस प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है, छोटे क्षेत्रों तक सीमित, जैसे आंधी, करपात, टॉर्नेडो इतना व्यापक हो सकता है। जैसे कि भूमंडलीय उष्करण ओजोन परत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न भाग के लिए विभिन्न अर्थ होते हैं। इनको समझने की कोशिश करने के लिए व्यक्ति की दृष्टि पर आपका निर्भर करता है। प्रकृति की दृष्टि से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, और परंतु मानव की दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझित होता है। और कुछ परिवर्तन अपेक्षित अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फसल का पकना। जबकि कुछ परिवर्तन अनापेक्षित होते हैं और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। ये सारे के रूप में भी दिखते हैं। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा इस पर देख लीजिए, प्रकृति किस तरह का नियम बन क्या परिवर्तन। देख लिया, बात कर ली। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन? चलिए, इस अध्याय में कुछ ऐसे परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं, बहुत लंबे समय से मानव के भयभीत की हुए, जैसे फैक्ट्स हैं, हम बात करते हैं यार ये अच्छा नहीं है, और बहुत लंबे समय से उनको बुरा मानते हैं। उसी पर कॉन्सिक्वेंस बने हुए हैं, जैसे आपदा, और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं में मानव हमेशा भयभीत रहा है। कोई आपदा आई है या कोई नेचुरल बेसिकल विशेष आपका डिजास्टर हुआ है, भूकंप आया हो, ज्वालामुखी आई हो, सुनामी, बाढ़ आपदा आई हो, कुछ भी ऐसी चीज, चाहे आपका सूखा ही क्यों ना पड़ गया हो, और आपका डिग्रेडेशन की समस्या जो मत्स्य ग्रहण है, इन सब ने मानव को झंझोर कर रख दिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेसिकली आपदा है क्या? आपदा एक अनपेक्षित घटना है, अन अनपेक्षित घटना जो अचानक होती है, जो ताकत द्वारा घटित होती है, जो मानव नियंत्रण में नहीं है,
थोड़े समय के बिना चेतावनी घटित होती है। इसकी वजह से मानव जमीन में क्रियाकलाप अवरुद्ध है, बड़े पैमाने पर जनमाल का नुकसान होता है। इसके लिए दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं में अपेक्षाकृत प्रबलन पड़ते हैं और चीजें हमको देखने को। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य और आपदाओं में प्राकृतिक फलों का परिमाण माना जाता है और मानव इनको अवबोध और आशाएं शिकारी है, परंतु प्राकृतिक फल ही आपदाओं का एकमात्र कारक नहीं है कि जो नेचुरल बेसिस पर फोर्स लग रहे हैं वो ही फैक्टर हो, ऐसा नहीं है। आपदाओं में उत्पत्ति का संबंध मानव क्रिया से है। कुछ मानवीय गति तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे भोपाल गैस तराजरी, चेरनोक आपका नाकिया आपदा, युद्ध, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस वायुमंडल में छोड़ना और ग्रीन हाउस गैस ध्वनि, वायु, जल और मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि ये आपदाएं इसके उदाहरण हैं। ऐसे हैं, ऐसे मेजर फैक्ट्स हैं, हुए हैं और इन्होंने इनको देखा है, ठीक है, और इसके लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। और ये सब कैसे हैं? ये मानव एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही ये सारी चीजें। देख लिया, कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से आपदा को बढ़ावा देती हैं। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन, बाढ़, भंगुर जमीन का निर्माण कार्य अवैज्ञानिक उदाहरण है। बहुत सारे भूस्खलन होते हैं, बाढ़ आती है, जमीन वाली चीजें होती, ये सब चीजें जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित है। क्या आपने पड़ोसी या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं की वजह से भविष्य में आपदा आ सकती है? क्या आपने इन्हें बचाने का सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मानवीकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों ही में वृद्धि हुई है। कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए। संदर्भ में सफलता का नाम एकमात्र हाथ लगी है, परंतु मानवीकृत आपदाओं में से कुछ निवारण संभव है। प्राकृतिक आपदाएं को रोक लगाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि असर को कम करें और इनका प्रबंधन करें। तो क्या है, इनको जो इफेक्ट है उसको कम कर लिया जाए तो चीजें होंगी और कई स्तरों पर कई प्रकार का ठोस कदम उठाए जाएं, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 1993 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन अर्थ समिट मई 1994 में याकोहामा जो आपका जापान में है, आपदा प्रबंधन पर एक विश्व संगोष्ठी के आदि के स्तर पर इस दिशा में होने वाले कदम उठाए गए थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल यही काम किया गया है। ये जो आपदा है जो प्राकृतिक रूप से हैं, कैसे इनको निपटाया जाए, कि किस किस वजह से हो रही है और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, उसके लिए हर संभव प्रयास और कदम उठाने के लिए आपका ये सारी चीजें इसमें की गई है। तो मानवीय एक्टिविटी के बाद कितनी चीजें बढ़ी हैं, प्राकृतिक आपदाओं ने किस प्रकार से रूप लिया है, कैसे वो पनप रही हैं, भविष्य में उनकी आपदाएं संभावनाएं परोक्ष रूप से आपदा पर कैसे प्रभावित हैं, इस सर्वमान्य प्रयत्न देखिए। फिर आगे बढ़ेंगे, हो गया। चलिए इसके बाद देखिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय समिट हुए, कैसे इनको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, कैसे हम इनको रोक कर सकते हैं, कैसे इनके रोकथाम की बातें की गई, थोड़ा सा चलेंगे, साफ हो जाएंगी। या अब हमें अर्थ के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। 1993 में एक हमने सम्मेलन बुलाया, तो हम कहते हैं रियो डी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, उसमें हुआ ठीक, और वहां ऐसे कदम उठाने की बात और प्रयास हुई और उसी के रूप में देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकटों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी इनमें अंतर यह है कि दोनों में भेद करना आवश्यक है। कि प्राकृतिक आपदा में संकट जो शब्द है
उनके हम शब्दों की बात कर रहे हैं, ठीक, उनका विभेद करने के अंतर करेंगे। अब देखिए, प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण के हाल ही में तत्व है, जन धन दोनों को नुकसान पहुंचाता है और बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरणीय विशेष स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धारा, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचना, आकृतियां, रेगिस्तान, आपके हिमाचल क्षेत्र में विषम जलवायु दशाएं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जिन पर विषम जलवायु है, दशाएं हैं, वो कैसी रही हैं, इन चीजों पर हम लोग गौर करके आपका देखें। ठीक, प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्र से घटित हो रही हैं। कह रहे जो नेचुरल संकट है उसकी तुलना में जो नेचुरल आपदाएं फ्लड्स आ रहे हैं वो ज्यादा घटित होती हैं और बड़े पैमाने पर जन धन की हानि और सामाजिक तंत्र और जीवन को छन कर रही है। तो क्या कर रही हैं, उनको बांट रही हैं या उनको खराब कर रही हैं। उन पर लोग बहुत कम ही कुछ का नियंत्रण है, यानी कि कुछ खास लोगों का उस पर कंट्रोल है, बाकी का नहीं है। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के व्यापककरण का अनुभव है। दो आपदाएं ना तो समान होती हैं, ना ही आस-पास में तुलना की जा सकती। कह रहे ना समान है, ना तुलना की जा सकती। प्रत्येक आपदाओं को नियंत्रणकारी कैसे हैं? नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटक, सामाजिक अनुक्रिय जो कि उत्पन्न करते हैं। किस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटाता है, अद्वितीय है। उपरोक्त में तीन चीजें महत्वपूर्ण इंगित करता है। पहला है प्राकृतिक आपदाओं का परिमाण, गहनता से बारंबारता तथा इसके द्वारा नुकसान संपत्ति को बढ़ाते हुए। दूसरा है इसमें संसार के लोगों में आपदा का पैदा होते हुए भय के प्रति चिंता और इसमें जनमाल की क्षति का रास्ता ढूंढना। और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में समानतः महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन आया है। और ये सारे परिवर्तन, सारे चेंजेस हम देखने के लिए, ठीक, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों का आगमन परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाएं और संकट दो परस्पर अंतर संबंधी घटना में समझ जाती है। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते हैं वे आपदा के द्वारा सुभेद है। उस समय मानव परिस्थितियां तंत्र में साथ ही स्थायी छेड़छाड़ नहीं थी, इसलिए आपदाओं को नुकसान कम होता है। तकनीकी विकास मानव को पर्यावरण का प्रभावी करने के लिए बहुत कम क्षमता प्रदान ऐसी है, बहुत कम क्षमता प्रदान की। मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले गहनता आपके शुरू कर दी है और प्राकृतिक आपदाओं में सुभेद को बढ़ावा दिया है। अधिकांश नदियां बाढ़ मैदान के भू उपयोग की कीमतों के कारण तटों के बड़े नगरों और बंदरगाहों जैसे मुंबई, चेन्नई विकास में इन क्षेत्रों को चक्रवात प्रबंधनों, सुनामी आदि के लिए सुभेद बना दिया है। ठीक, तो ज्यादा क्या कर दिया है, सुभेद बना दिया। तो पर्यावरण ने कैसी कैसी विषम दशाएं उत्पन्न की हैं, इसमें आप यहां से देखने का प्रयास, ठीक, देख लिया। चलिए, और प्राकृतिक आपदाओं की चिंता है उनको देख सकते हैं। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े। प्राकृतिक आपदाओं के संकट और कारण में किन किन चीजें उत्तरदायी हैं, वो सारे मुद्दे कैसे कैसे परिघटना पर लक्षित होती हैं, इन चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, चलिए, कुछ खतरों की पहचान भी की गई है, कोई सुभेद एरिया है, कैसे कैसे बड़े बड़े नगरों और महानगरों में चीजें होती हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन और धन की हानि है। अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है तो जन और धन दोनों की हानि, लोग भी मर सकते हैं, पैसे का भी नुकसान हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए हंसकर प्रयत्न कर जा रहे हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिमाण भूमंडलीय पक्ष अकेले ही राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि उन्हें सहन कर पाए। किसी एक राष्ट्र में नहीं है कि सारी प्राकृतिक आपदा की क्षति है
वही उनको देख ले या वही उनको निपटाने का प्रयास करे, ऐसा नहीं। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस मुद्दे को उठाया और मई 1994 में जापान में योकोहामा एक शहर है, नगर में आपदा प्रबंधन के लिए विश्व कॉन्फ्रेंस औपचारिकता प्रदान कर दी गई और इसके बाद में योकोहामा रणनीति और आधुनिक सुरक्षा के लिए कार्य किए जाने लगा। क्या क्या होगा, कैसी रणनीति होगी, क्या चीजें होंगी, इस पर उन्होंने अच्छे से बात की और उसको संयुक्त रूप से पहल का प्रयास भी किया। ठीक, कैसा आपदा प्रबंधन, आगे बढ़े, चलिए देखिए इतना। अब प्राकृतिक आपदाओं का जो क्लासिफिकेशन है, हम इनको बांटते गए। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपदा की। क्या आपदा केवल भारत में ही आती है या फिर जो कोस्टल एरिया के जो देश हैं या राज्य हैं उन्हीं में आ सकती है? क्या आपदा के और पैटर्न स्वरूप नहीं? देखिए, आप पढ़ेंगे आपदा के बहुत सारे आपदा प्रारूप हैं और भारत में आपदा अधिनियम 2005 में इसको रेक्टिफाई किया है। कैसी कैसी आपदा हो सकती है, सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या चीजें, कैसे उनको दिखाया गया है, इस सभी पर बहुत अच्छे से आपका और एक एक करके बात की गई है कि आपदा प्रबंधन निश्चित नियम किस प्रकार से होंगे, कैसे उनका निर्धारण और निगमन किया जाए, ये सारी चीजें बड़े उसमें अच्छे। तो थोड़ा सा इनको देख लीजिए, एक बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा कि मैं ये आपदा प्रबंधन के बारे में क्या। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने पढ़ा है, कोई डाउट कोई क्वेरी है, यहाँ तक किसी भी बच्चे की मुझसे पूछ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई अगर डाउट है एक बार घर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए, कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको। फिलहाल आज के लिए